सेवियर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं बाबूराम आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ सॉलिड स्टेट। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट में एक कोष्ठिका से संबंधित जो न्यूमेरिकल होते हैं उससे बेटा जो फॉर्मूला बन के आता है, पहले वो फॉर्मूला देख लेते हैं। एक कोष्ठिका विमा संबंधित गणनाएं। तो बच्चों हमारा टॉपिक है एक कोष्ठिका विमा संबंधी गणनाएं। तो आइए बच्चों आगे देखते हैं कि इस तरीके से हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों हम इसमें निकालने का प्रयास करेंगे डेंसिटी जो होती है घनत्व। तो बच्चों जो हमने पढ़ा था कि यूनिट सेल होती है और यूनिट सेल में बच्चों जो आपका होता है, मान लीजिए इसकी भुजा की लंबाई कितनी होती है a। तो जो घन का आयतन है बच्चों, तो घन का आयतन कितना होता है, भुजा का क्यूब, a क्यूब कितना होता है बच्चों, भुजा का क्यूब। और यहाँ आपको एक फॉर्मूला और याद रखना है, d इजिकल टू क्या होता है बच्चों, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो आइए बच्चों चलते हैं। माना कि घन के जो क्रिस्टल या कोष्ठिका है उसके कोर की लंबाई कितनी है a। पॉइंट नंबर 2, पदार्थ का जो घनत्व है बेटा ये सब माना गया है, पदार्थ का घनत्व d, मोलर द्रव्यमान कितना है m, और घन्य क्रिस्टल के एक एक कोष्ठिका का आयतन कितना हुआ बच्चों, a क्यूब, कितना हुआ a क्यूब। एक एक कोष्ठिका द्रव्यमान आपको दिया हुआ बच्चों, m बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बराबर बच्चों एक एक कोष्ठिका का द्रव्यमान। एक एक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, z से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z से। z की वैल्यू बेटा मैंने बताया था प्रीमिटिव सेल के लिए 1 होती है, क्योंकि उसमें परमाणुओं की कुल संख्या कितनी होती है 1। और BCC के लिए कितना होता है बच्चों 2, और FCC के लिए कितना होता है बच्चों 4। ये आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल में गिवन नहीं होता है। तो बच्चों यहाँ से आपने देखा कि एक एक कोष्ठिका का द्रव्यमान बराबर कितना होता है, एक एक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या z और एक परमाणु का द्रव्यमान m। तो बच्चों एक परमाणु का द्रव्यमान m कैसे निकालते हैं, तो आप जानते हैं बेटा जो मोलर द्रव्यमान होता है, मोलर द्रव्यमान उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, Na। कितनी होती है, Na। एवोगैड्रो नंबर मतलब 6.023 इंटू 10⁻³ बच्चों 23। तो एक परमाणु का द्रव्यमान आपने किस तरीके से निकाला, परमाणु का द्रव्यमान हो गया बच्चों m इजिकल टू m/Na। एक एक कोष्ठिका का घनत्व बच्चों क्या होगा, घनत्व होगा आपका एक एक कोष्ठिका का द्रव्यमान, क्या बच्चों, एक एक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटे एक एक कोष्ठिका का आयतन। तो बच्चों एक एक कोष्ठिका का द्रव्यमान कितना हुआ, देखो बच्चों एक एक कोष्ठिका का द्रव्यमान m इजिकल टू कितना आया था, z क्रॉस स्मॉल m, और स्मॉल m की वैल्यू क्या आई थी, कैपिटल M/Na। इस तरीके से एक एक कोष्ठिका का जो द्रव्यमान है वो कितना आया, z क्रॉस m डिवाइड बाई Na। ठीक है बच्चों, तो एक एक कोष्ठिका का आयतन कितना है, a क्यूब, कितना है बच्चों a क्यूब। तो इस तरीके से आप घनत्व निकाल सकते हैं d इजिकल टू क्या हो गया बच्चों, z क्रॉस m बटे Na इंटू a की क्यूब। एक बार फिर समझ लीजिए बच्चों, एक एक कोष्ठिका का द्रव्यमान, एक एक कोष्ठिका का द्रव्यमान। तो एक एक कोष्ठिका का द्रव्यमान क्या हुआ था बच्चों, एक एक कोष्ठिका का एक परमाणु का द्रव्यमान ये था, और z परमाणुओं के लिए कितना आ जाएगा, z क्रॉस m डिवाइड बाई Na। ये हुआ बच्चों एक एक कोष्ठिका का द्रव्यमान, और डिवाइड में क्या था, एक कोष्ठिका का आयतन, तो आयतन कितना होता है बच्चों a क्यूब। इस तरीके से जो आपका फॉर्मूला बन के आ रहा है बच्चों वो आया d इजिकल टू z क्रॉस m और डिवाइड में a क्यूब इंटू Na। इस तरीके से बच्चों आपके इस फॉर्मूले में 5 पैरामीटर्स हैं। कितने पैरामीटर्स हैं बच्चों, 5, d z m a क्यूब और Na। तो 5 पैरामीटर्स में अगर आपको कोई 4 वैल्यू दी जाएं, कितनी बेटा 4 ज्ञात की जाएं, तो 5वीं की कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो बच्चों ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा जो है आपका क्वेश्चन है, और ये डेरिवेशन आपको लर्न रखना है, और बच्चों इस डेरिवेशन से ही आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। आई होप बच्चों आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। तो वीडियो को आगे देखने के लिए अगर आप वीडियो में खो जाएं उससे पहले बेटा हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और आगे की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो बच्चों देखते हैं उस क्वेश्चन से न्यूमेरिकल जो है वो क्या दिया हुआ बच्चों। एक तत्व की कोष्ठिका की संरचना अंतः केंद्रित BCC है बच्चों। यदि कोष्ठिका के कोर की लंबाई बच्चों a कितना दे दिया, 288 यानी कि 288 pm। pm का मतलब होता है बच्चों पिकोमीटर। क्या होता है, पिकोमीटर मतलब 10⁻12 मीटर। कितना बच्चों, 10⁻12 मीटर। अगर सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 10⁻12 गुणा 100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये निकल के आ जाएगा बेटा 10⁻10 सेंटीमीटर, 10⁻10 सेंटीमीटर। तो बच्चों आपको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ कोर की लंबाई, तत्व का घनत्व d, और आपसे पूछा है कि 308 ग्राम तत्व में कितने परमाणु होंगे। ठीक है बच्चों,
तो देखते हैं एक एक कोष्टिका के कोर की लंबाई आपको दी हुई है, कितनी है बच्चों 288 pm। कितनी है बच्चों 288 pm। तो 288 pm को हमने ये दे दिया बच्चों आपको A, क्या दे दिया A, और कोष्टिका का घनत्व दिया हुआ है D। 308 ग्राम में आपको परमाणुओं की संख्या निकालनी है। तो बच्चों एक एक कोष्टिका का आयतन कितना था 288 pm की क्यूब। कितना हो जाएगा बच्चों, मैंने बताया था घन का आयतन कितना हो जाएगा क्यूब। ठीक है बच्चों, तो कैलकुलेशन करने के बाद अगर आप मीटर में कन्वर्ट करें तो मीटर में कन्वर्ट करने के बाद आएगा बेटा 288 गुणा 10 की घात -12 मीटर की क्यूब। सेंटीमीटर में बदलेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद 2.39 इंटू 10 टू दी पावर -23 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, तो तत्व का आयतन क्या होता है बेटो, आयतन मैंने बताया था आपको द्रव्यमान बटे क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान अपॉन घनत्व। क्या होता है बच्चों, द्रव्यमान अपॉन घनत्व। तो 308 ग्राम आयतन था, 308 ग्राम का आयतन कितना हो जाएगा बेटा द्रव्यमान, और बटे में क्या है इसका घनत्व 308 बटे 7.2, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 42.77 सेंटीमीटर क्यूब। और आपको निकालनी है बच्चों एक एक कोष्टिका की संख्या। किसकी संख्या बच्चों, एक एक कोष्टिका की संख्या। तो एक एक कोष्टिका की संख्या निकालने के लिए आपको करना क्या होगा बच्चों, एक एक कोष्टिका का आयतन, एक एक कोष्टिका का आयतन बटे आपका बच्चों जो आयतन होगा ये यूनिट सेल के आयतन को डिवाइड करना होगा एक एक कोष्टिका के आयतन से। किससे बच्चों, एक एक कोष्टिका के आयतन से आपको डिवाइड करना होगा। तो बच्चों डिवाइड करने के बाद आया है आपका, एक बार देखिए बच्चों मैंने लिखा है 42.77। ये क्या था बच्चों 308 ग्राम का आयतन, तत्व का आयतन, जो परमाणु था उसका आयतन, और इस आयतन को किससे डिवाइड किया है, एक एक कोष्टिका के आयतन से। किससे बच्चों, एक एक कोष्टिका के आयतन से। तो इस प्रकार से आपकी कुल कोष्टिका निकल के आ गई, और कोष्टिका की संख्या जो है बच्चों वो है आपकी 17.89 इंटू 10 टू दी पावर 23। और आप जानते हैं BCC में टोटल एक यूनिट सेल में कितने परमाणु होते हैं, 2। तो टोटल जो परमाणुओं की संख्या होगी वो हो जाएगी बेटा 17.89 इंटू 10 टू दी पावर 23, और इसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से। एक बार बच्चों फिर देख लेते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन होता है बच्चों, ये NCERT का क्वेश्चन है। बस NCERT का जो एग्जाम्पलर है उसमें 308 की जगह 208 है बच्चों, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी रिपीट हो चुका है। तो प्लीज़ क्वेश्चन को जरूर देखें एक बार, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं 2 पॉइंट दोबारा क्लियर करता हूँ बच्चों। यहाँ पर लगाया था हमने D = m/v फॉर्मूला, ये रहा बच्चों घनत्व बराबर, यहाँ से आयतन निकाला था, आयतन बराबर क्या हो गया द्रव्यमान बटे घनत्व, और हमने निकाला था यूनिट सेल की संख्या। तो यूनिट सेल की संख्या हमने कैसे निकाली थी, परमाणु का आयतन, जो परमाणु आपने लिया है उसका टोटल आयतन बटे यूनिट सेल का आयतन। किसका आयतन बच्चों, यूनिट सेल का आयतन। ठीक है बच्चों, तो ये आपको फॉर्मूला जरूर याद रखना है। तो इस फॉर्मूले में आपका आएगा D = Z क्रॉस M डिवाइड बाई A³ इंटू NA। बच्चों ये जो फॉर्मूला था इससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, आपको कोई 4 वैल्यू गिवन होंगी कोई भी, और 5वीं वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है बच्चों, न्यूमेरिकल एक बार जरूर प्रैक्टिस करें। तो आज टॉपिक है आपका ठोसों में अपूर्णताएं, इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। क्या बच्चों, इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स मतलब बच्चों आपकी सॉलिड में जब आप सॉलिड को बनाते हैं तो उसमें कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, वो परफेक्ट नहीं बन पाता है, या उसमें कुछ कमियां रह जाती हैं जिन्हें हम दोष कहते हैं। तो ठोसों में दोष के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं बच्चों आपका कि क्रिस्टलीय ठोस के जो अवयवी कणों की व्यवस्था का क्रम होता है, अगर वो अनियमित हो जाता है, जैसे बच्चों पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, और अगर ये इरेगुलर हो जाता है, कहीं पर भी कोई मिस हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है बच्चों, इम्परफेक्शन कहलाता है। तो मैंने बताया बच्चों ठोस के अवयवी कणों की सहायता से क्रम में अनियमितता होने के कारण क्रिस्टल परिपूर्ण नहीं होते हैं तथा उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है। नीचे लिखा हुआ बच्चों ठोस में उत्पन्न दोष व्यापक रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 2। ये आपको याद रखना है बच्चों, ठोस के दोष जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2। नंबर 1 बिंदु दोष। कौन सा बच्चों, बिंदु दोष। देख सकते हैं आप, नंबर 1 बिंदु दोष और नंबर 2 रेखीय दोष, मतलब लाइन डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट। अगर आपसे पूछे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफेक्ट इन सॉलिड्स, तो आप बच्चों बता सकते हैं कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट इन सॉलिड्स, नंबर 1 पॉइंट डिफेक्ट और नंबर 2 लाइन डिफेक्ट। नाम से स्पष्ट है, पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है बच्चों, एक क्रिस्टलीय पदार्थ में किसी बिंदु या एक परमाणु के चारों ओर जो व्यवस्था अनियमित होती है किसी बिंदु के कारण होता है, तो वह दोष आपका बिंदु दोष कहलाता है। दूसरा आप देखेंगे बच्चों रेखीय दोष। तो रेखीय दोष में क्या होता है बच्चों कि एक क्रिस्टलीय पदार्थ जालक बिंदु की पूर्ण पंक्ति
जब बेटा आप इसे डायरेक्टली समझना चाहें, जब एक बिंदु के चारों तरफ अनियमितता होती है तो उसे बोलते हैं बिंदु दोष, और जब एक जालक बिंदु की पूरी लाइन में बच्चों पूर्ण पंक्ति में अनियमितता होती है तो उसे बोलते हैं रेखीय दोष। क्या बोलते हैं बच्चों? रेखीय दोष। तो बच्चों बिंदु दोष के प्रकार जो होते हैं, बिंदु दोष 3 प्रकार के होते हैं। ठोस के बिंदु दोष बच्चों कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 स्टाइशियोमेट्रिक, नंबर 2 अशुद्धता दोष, और नंबर 3 नॉन स्टाइशियोमेट्रिक दोष। स्टाइशियोमेट्रिक दोष बच्चों कौन से होते हैं? स्टाइशियोमेट्रिक दोष वो होते हैं जिनमें कैटायन और एनायन जो दोनों होते हैं उनकी परमाणुओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता, मतलब दोनों कैसे होंगे? समान संख्या में होते हैं। अशुद्धता दोष जब कोई इम्प्योरिटीज मिलाई जाए, और नॉन स्टाइशियोमेट्रिक जो इनके पॉजिटिव नेगेटिव का बैलेंस बेटा चेंज हो जाता है। तो बिंदु दोष के बारे में हम पढ़ते हैं। स्टाइशियोमेट्रिक दोष, ठोस के वे दोष जो बिंदु की स्टाइशियोमेट्रिक मतलब उसके जो परमाणुओं की संख्या होती है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, या डिस्टर्ब नहीं करते हैं, प्रभावित नहीं करते हैं, वो कहलाते हैं स्टाइशियोमेट्रिक दोष। स्टाइशियोमेट्रिक दोष को आंतरदोष या उष्मागतिकी दोष कहा जाता है। बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, आंतरदोष या उष्मागतिकी दोष किसे कहा जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे स्टाइकियोमेट्रिक जो दोष होते हैं आपके, उन्हें आंतरदोष या उष्मागतिकी दोष कहा जाता है। स्टाइशियोमेट्रिक दोष जो मुख्यतः बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रिक्तिका दोष, और नंबर 2 अंतरकाशी दोष। तो बच्चों नंबर 1 है रिक्तिका दोष। आप इसे डायग्राम के माध्यम से समझिए। मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया जिसमें ए ये बेटा आपके अवयवी कण है, कोई भी जो आपको सर्किल दिखाया गया, और यहाँ पर आप देखें 1 और 2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर परमाणु नहीं है, तो इन्हें बोलते हैं बच्चों रिक्तिका दोष, मतलब कोई वैकेंसी खाली रह जाए। तो बच्चों जब कुछ जालक स्थल रिक्त हों, जब कुछ जालक स्थल क्या होते हैं? रिक्त होते हैं, तो इस प्रकार के दोष को क्या कहा जाता है? रिक्तिका दोष कहा जाता है। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि रिक्तिका दोष में क्या होगा? परमाणुओं की संख्या कम हो जाएगी, यानी कि कुछ जो अवयवी कण हैं आपके वो निकल जाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा? पदार्थ का घनत्व घट जाता है। तो ये आपको याद रखने वाली बात है कि रिक्तिका दोष में घनत्व घट जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? रिक्तिका दोष में घनत्व घट जाता है। पॉइंट नंबर 2 आपका अंतरकाशी। तो अंतरकाशी डिफेक्ट अगर आप देखें कि क्रिस्टल में कुछ अवयवी कण अगर अंतरकाशी स्थल पर चले जाते हैं, आप इसे फिगर देखिए बच्चों, तो अंतरकाशी स्थल पर चले जाते हैं। आप देखें बच्चों कुछ जो अवयवी कण हैं, देखो ये लाइन थी, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, एक सीरीज में थे, लेकिन इसमें 2 परमाणु, एक ये बच्चों और एक ये कहाँ पर आ गए? अंतरकाशी स्थान में। मतलब अंतरकाशी का मतलब जो परमाणुओं के बीच जो स्थान होता है, अगर उस स्थान में कणों की व्यवस्था में मतलब परिवर्तन होता है तो उसको बोलते हैं अंतरकाशी स्थान। यानी कि अगर कोई परमाणु या अवयवी कण अंतरकाशी स्थान में चले जाते हैं, ठीक है बच्चों, तो आप इन दोनों दोषों को रिक्तिका या अंतरकाशी दोषों की बजाय फ्रैंकल और शोटकी दोष की तरह दिखाते हैं। तो बच्चों ये फ्रैंकल और शोटकी दोष मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो बच्चों आइए इन्हें फ्रैंकल दोष और शोटकी दोष की तरह देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहला जो हमारा दोष है वो है फ्रैंकल दोष। तो फ्रैंकल दोष में मैंने आपको डायग्राम दिखाया है, इस डायग्राम में आप देखें तो कुछ जो एटम्स हैं आपके वो बच्चे चेंज हो चुके हैं। अगर आप देखें, मैं कलर चेंज करके आपको दिखाना चाह रहा हूं बच्चों, तो देखिए ज़रा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। ये जो डॉट डॉट था यहाँ पर, एक परमाणु नहीं है, एक अवयवी कण आपका मिस है। तो इस प्रकार के जो दोष होते हैं वो क्या कहलाते हैं? फ्रैंकल दोष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फ्रैंकल दोष। तो यहाँ से जो बेटा आपका जो परमाणु था वो कहाँ पर आ गया? देखिए यहाँ से जो व्यवस्था थी वो कहाँ पर आ गई? इधर आ गई बच्चों। तो कुल जितने परमाणु थे उतने ही हैं। यह दोष बच्चों किस में दिखाया जाता है? आयनिक दोष में। और फ्रैंकल दोष वास्तविक स्थान पर कैसा दोष है? रिक्तिका दोष। तथा नए स्थान पर कैसा हो जाता है? अंतरकाशी दोष। आइए बच्चों फ्रैंकल दोष को एक बार कंप्लीटली समझते हैं। तो फ्रैंकल दोष में बच्चों आयनिक ठोसों में क्रिस्टल जो होता है, लघुत्तर आयन जो होता है, उसका जो धनायन होता है बेटा, धनायन छोटा होता है और ऋणायन क्या होता है? बड़ा होता है। तो अपने वास्तविक स्थान से क्या हो जाता है? रिप्लेस हो जाता है। देखें यहाँ पर जो परमाणु था वो यहाँ से निकल कर कहाँ पहुँच गया बच्चों? दूसरे स्थान पर। तो यहाँ पर 2 तरह की रिक्तियाँ हुई। पहली बच्चों जहाँ से ये अवयवी कण बाहर निकला वो कौन सा हो गया बेटा? रिक्तिका दोष। कौन सा दोष हो गया? रिक्तिका दोष, क्योंकि यहाँ पर खाली हुआ है और जिस स्थान पर गया है वहाँ पर मतलब अवयवी कणों के बीच में आ गया, तो इसे क्या बोलेंगे? अंतरकाशी। क्या बोलेंगे बच्चों? अंतरकाशी दोष। तो फ्रैंकल दोष बच्चों आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट निकल कर आएंगे कि यह दोष किस प्रकार के ठोसों में पाया जाता है। तो आप बता सकते हैं कि यह ठोस आयनिक ठोस में, यह दोष आयनिक ठोस में पाया जाता है। तो फ्रैंकल दोष बच्चों वास्तविक स्थान पर रिक्तिका दोष और अंतरकाशी दोनों दोष शो करता है, क्योंकि जहाँ से अवयवी कण बाहर निकलता है वो कैसा हो गया? रिक्तिका,
और जहाँ पर ये पहुँचा है बेटा, तो जहाँ पर ये पहुँचा है वहाँ क्या होगा, अंतरकाशी दोष। ठीक है बच्चों, तो फ्रेंकल दोष ठोस के घनत्व को प्रभावित नहीं करता, क्योंकि आपके जितने भी परमाणु हैं वो क्रिस्टल में ही मौजूद हैं। बस एक अवयवी कण या एक से ज़्यादा जो अवयवी कण होते हैं वो अपना जो स्थान है उसको चेंज कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ से आपको एग्जाम्पल्स भी पूछे जाएंगे, ZnS जिंक सल्फाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड। बच्चों ये पूछा जा सकता है आपसे कि ये दोष किस प्रकार के आयनों के द्वारा दिखाया जाता है, तो आप बता सकते हैं जिनमें आयनों के आकार में कैसा अंतर होता है, अधिक अंतर होता है, तब फ्रेंकल दोष आपका शो किया जाता है। नया दोष है बच्चों शोटकी दोष। ये दोनों ही दोष बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो आप देखें बच्चों शोटकी दोष में क्या होता है कि कुछ जो परमाणु हैं, कुछ जो अवयवी कण हैं आपके, वो क्या हो जाते हैं बच्चों, मिस हो जाते हैं। देखें जरा, तो मान लीजिए एक परमाणु बेटा आपका ये रहा, दूसरा, ठीक है, तीसरा, तो यहाँ जो आयन थे आपके, जो अवयवी कण थे, वो बच्चों यहाँ से क्या हो गए, रिप्लेस, और वो किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं बच्चों। इस क्रिस्टल में ये चारों परमाणु क्या हो गए बच्चों, मिस हो गए। मतलब क्रिस्टल को बनते समय यहाँ पर अवयवी कणों का स्थान कैसा रह जाता है बच्चों, रिक्त रह जाता है। कैसा रह जाता है, रिक्त, और उन्होंने यहाँ पर कोई स्थान नहीं लिया है। तो बच्चों शोटकी दोष में क्या हुआ, परमाणुओं की संख्या में कमी आई, इससे ठोस का घनत्व भी क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। आइए इसे दोबारा देखते हैं। तो शोटकी दोष बच्चों आधारभूत आयनिक ठोसों का रिक्ति का दोष है, क्योंकि इसमें क्या हो जाती है बच्चों, रिक्तियां डेवलप होती हैं। लेकिन बच्चों जो फ्रेंकल दोष था उसमें रिक्ति का दोष और अंतरकाशी दोष दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो चूंकि आयनिक ठोसों को विद्युत उदासीन बनाए रखना होता है, इसलिए समान संख्या में धनायन और ऋणायनों की संख्या बराबर होती है। मतलब जितने आपके पॉजिटिव आयंस जाएंगे उतने ही आपके नेगेटिव आयंस जाएंगे। तो बच्चों ये नेगेटिव आयंस है, यहाँ पर भी नेगेटिव आयंस होगा, और यहाँ पर पॉजिटिव आयंस होगा, और यहाँ पर ऊपर पॉजिटिव आयंस। तो समान संख्या में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन रिमूव होते हैं, जिससे आपका जो क्रिस्टल है बच्चों वो उदासीन ही रहे। क्योंकि शोटकी दोष कैसा दोष है बच्चों, रिक्ति का दोष, और यह पदार्थ के घनत्व को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो शोटकी दोष उन अवयवी पदार्थों जिनमें धनायन और ऋणायन का आकार कम, मतलब लगभग समान होता है, वहां पर शोटकी दोष दिखाया जाता है। तो बच्चों एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, आपने अगर गौर दिया हो तो फ्रेंकल दोष और शोटकी दोष, जो AgBr कंपाउंड है वो फ्रेंकल दोष भी शो करता है और शोटकी दोष भी शो करता है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा यौगिक है जो फ्रेंकल और शोटकी दोष दोनों उत्पन्न करता है। तो देखिए बच्चे, यहाँ AgBr द्वारा फ्रेंकल और शोटकी दोनों दोष शो करता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से पूछा जाएगा कि शोटकी दोष और फ्रेंकल दोष में अंतर। तो बच्चों पहला अंतर ये हुआ कि फ्रेंकल दोष में पदार्थ के घनत्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि शोटकी दोष पदार्थ के घनत्व को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है बच्चों, फ्रेंकल दोष जो है धनायन और ऋणायन में आकार में अंतर के कारण पाया जाता है, जबकि धनायन और ऋणायन का आकार अगर लगभग समान हो तो शोटकी